हाँ, तो आज हम लोग पांडे इन्वेस्टमेंट्स में बैठे हूँ। मैं हूँ राजीव पांडे, आप मुझे जानते हैं। और हमारे बीच आए हुए हैं एक अपूर्व अग्रवाल जी, जो कि ये आजकल उसमें डील करते हैं पीएमएस और एआईएफ में। और इन्होंने अभी अपना रिसेंटली कंपनी चेंज किया है और अब आप वेल्थ कंपनी में आ गए हैं। वेल्थ कंपनी एक म्यूचुअल फंड्स में भी नई आई है। मधु लोनावत जी इसकी फाउंडर है और ये पेंटोमैथ ग्रुप के साथ अटैच होकर के और तमाम वो है। तो हमारे कई क्लाइंट्स भी जानना चाहते हैं, तो इसलिए हम वीडियो बना ले रहे हैं जिसको हम शेयर कर देंगे। तो अब आप ओवर टू यू अपूर्व। थैंक यू सो मच राजीव सर, इट्स अ प्लेजर। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अपूर्व अग्रवाल है। मैं करंटली मैं द वेल्थ कंपनी एएमसी को रिप्रेजेंट करता हूँ, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रेटेजिक अलायंस। अगर मैं आपको थोड़ा सा अपना शॉर्ट बैकग्राउंड दूँ तो इससे पहले मैंने आईसीआई सिक्योरिटीज, आईफास्ट फाइनेंशियल, एसएससी मेहता में वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में काम किया है, जहाँ पे मैंने कई एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स को भी असिस्ट किया है उनके वेल्थ क्रिएशन जर्नी में, जिसमें कि उनके क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज को ऑप्टिमाइज करना और उनके रिस्क को रिड्यूस करना शामिल है। सो आज हम लोग दोनों चीज़ों की बात करेंगे। हम एआईएफ की भी बात करेंगे और पीएमएस की भी बात करेंगे, इसका राजीव सर ने आपसे जिक्र किया। तो पहले हम एआईएफ के बारे में बात करते हैं। तो हमारा एक यूनिक प्रोडक्ट है भारत वैल्यू फंड, तो जो कि एक सेबी अप्रूव्ड कैटेगरी 2 एआईएफ फंड है। तो अगर मैं आपको प्राइवेट इक्विटी, अगर मैं जो लोग नहीं समझते हैं, ठीक है, जो लोग नहीं समझते उनके लिए मैं बता देता हूँ। प्राइवेट इक्विटी फंड्स क्या करते हैं, डायरेक्टली इस्टेब्लिश्ड और ग्रोन अप कंपनीज के प्रमोटर से स्टेक परचेज करते हैं डिस्काउंट पे। यानी कि जो अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं उनमें मेजरली वो इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली और डिस्काउंट पे बाय करते हैं। अगर आप देखोगे अनलिस्टेड और लिस्टेड के बीच में नॉर्मली अगर आप देखोगे आर्बिट्राज गेन आपको 20 से 30% का मिल जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर प्राइवेट इक्विटी फंड्स कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए 3 साल 4 साल उस कंपनी में इन्वेस्ट करके वैल्यू अनलॉक करके अपना स्टेक 3x 4x 5x 6x जो भी वैल्यू अनलॉक हो रही है उस पर वो एग्जिट कर जाते हैं। तो ये भी एक प्राइवेट इक्विटी फंड है। तो अब हम उससे पहले मैं फंड में चलूँ, मैं आपको थोड़ा सा पेंटोमैथ ग्रुप के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो द वेल्थ कंपनी इज कम्प्लीटली ओन्ड बाय पेंटोमैथ फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप। अभी पेंटोमैथ फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप क्या है, ये 12 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ग्रुप फाउंडर्स हैं मिसेस मधु लोनावत एंड मिस्टर महावीर लोनावत। मधु मैम की बात करें तो उनका 2 डिकेड्स प्लस का रिच एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फंड मैनेजमेंट स्पेस में। उसके अलावा वो एक्स CFO रही हैं एडवीज ASRC की। जो भारत वैल्यू फंड है वो उसकी करंटली चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी हैं। और उसके अलावा जो हमने म्यूचुअल फंड जो अभी हमें सेबी से लाइसेंस मिला है रिसेंटली, उसकी वो पहली वुमेन लेडी फाउंडर भी हैं। मिस्टर महावीर लोनावत की बात करूं, ऑल इंडिया कंपनी सेक्रेटरी रैंक 1, करंटली वो चेयरमैन है एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया के। उसके अलावा मुकेश अंबानी जी की जो कोर स्ट्रेटजी टीम थी उसमें भी उन्होंने काम किया है। तो दैट इज द बैकग्राउंड अबाउट द प्रमोटर्स। तो अभी हम लोग मधु मैम और महावीर सर ने क्या किया है, 12 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने क्या किया है कि जो कोर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के जो प्रमोटर्स हैं, जो Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में रहते हैं, उनको मिलकर उनको एक बात समझाइए कि अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको स्टेक डायल्यूशन पे ध्यान देना होगा। अगर आप न्यू ज्योग्राफीज में एक्सपैंड करना चाहते हैं आपको, और आप अगर एक उसके लिए आप फंडिंग देख रहे हैं तो लुक फॉर द IPO रूट, क्योंकि IPO से ज़्यादा प्रोसेस ड्रिवन एनवायरनमेंट कुछ नहीं है। तो ग्रुप के जो है पेंटोमैथ फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप के काफ़ी सारे वर्टिकल्स हैं, जिनमें से पहला वर्टिकल है मर्चेंट बैंकिंग नाम का। सो एज अ मर्चेंट बैंकर 12 साल में हमने 115 IPO ट्रांजैक्शंस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए हैं। हमने स्टार्ट ज़रूर किया था SME IPO से, बट लास्ट 3 साल से हम सिर्फ मेन बोर्ड IPOs कर रहे हैं। मेन बोर्ड IPOs का मतलब ये होता है जो मेन एक्सचेंज पे, चाहे वो NSE हो चाहे वो BSE हो, उस पर जाके वो लिस्ट हो। भारत वैल्यू फंड भी जिन कंपनीज में मेजरली इन्वेस्ट करेगा वो सारे के सारे मेन बोर्ड IPOs ही होंगे। तो अगर मैं आपको रिसेंट IPOs के नाम बताऊं तो टाटा का कर रहे हो। हाँ, तो मैं आपको रिसेंट IPOs का नाम बताऊं तो सेंस्टार लिमिटेड, प्रोनॉक्स लैब साइंसेस, विष्णु प्रकाश मंगलिया, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे IPOs हमने किए हैं और ये मोर देन 70 टाइम्स सब्सक्राइब हुए हैं। सो दैट्स द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ द ग्रुप। इधर आ जाओ, कुर्सी लेके उधर से आ जाओ, उस कमरे से कुर्सी लेके इधर आ जाओ। उसके अलावा अब मैं बात करूंगा एक और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन
तो अब उसके अलावा एक और हमारा वर्टिकल है द वेल्थ कंपनी। तो वेल्थ कंपनी क्या है? एसेट मैनेजमेंट आर्म है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो हमारे इसमें दो वर्टिकल्स हैं, एक है हमारा एआईएफ वर्टिकल और एक है हमारा म्यूचुअल फंड का वर्टिकल, जिसमें हमें रिसेंटली 18 जुलाई को ही सेबी से लाइसेंस मिला है। सो जो एआईएफ में आज हम भारत वैल्यू फंड सीरीज 1, 2, 3, 4, 5 कंबाइंड पैंटोमैक ग्रुप का जो एयूएम है वो 10,000 करोड़ हम लोग मैनेज करते हैं। हमने अप्रैल 2022 में पहला एआईएफ फंड स्टार्ट किया था और आज हमारे पास ग्रुप का 10,000 करोड़ का एयूएम है। और जो हमारी रिसेंटली सीरीज है, सीरीज 1 और सीरीज 2, 40% प्लस का एक्सआई रिटर्न भी डिलीवर कर रही है। सो म्यूचुअल फंड स्पेस में भी जो है जैसा मैंने आपको बताया कि ये पहला एमएफ हाउस है जिसकी ग्रुप फाउंडर एक वुमन है, और प्लस हम लोग जो है क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच के साथ में सीएमसी को हमारा बिल्ड करने का ऑब्जेक्टिव है। सो अब हमने बात करी, एक हो गया मर्चेंट बैंकिंग आर्म, हमने बात करी एसएससी मेहता की। अब मैं आपको दो कंपनीज और बात करूंगा जो फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, जैसे कि Analyst.ai और Leads.ai। अभी Analyst.ai क्या करता है? अगर मुझे डेटा चाहिए किसी भी लिस्टेड कंपनी का, तो आज मैं मनी कंट्रोल पे जा सकता हूँ, मैं स्क्रीनर पे जा सकता हूँ, मेरे को फ्यू क्लिक्स ऑफ बटन में उस कंपनी का डिटेल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मिल जाएगा, जहाँ पे मैं उसके फाइनेंशियल्स आराम से एनालाइज कर सकता हूँ एंड आई कैन मेक माई इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बट आप मुझसे एग्री करोगे कि जैसे आप लिस्टेड कंपनी का डेटा निकाल सकते हो, उतनी आसानी से अनलिस्टेड का डेटा निकाला नहीं जा सकता। तो ये Analyst.ai क्या करता है, मेरे को जो है 50 से 60 डिटेल पे जो रिपोर्ट जनरेट कर देता है उस अनलिस्टेड कंपनी का, जहाँ पे ना ही सिर्फ मैं उसके फाइनेंशियल एनालाइज कर सकता हूँ, मैं ड्यू डिलिजेंस कर सकता हूँ कि प्रमोटर का बैकग्राउंड क्या है, उसका क्या उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, क्या उसने कोई जीएसटी या फिर टैक्स डिफॉल्ट किया है क्या। उसके अलावा जो भी हमारे फंड की इन्वेस्टिंग कंपनीज बनते हैं, हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोई भी रॉन्ग क्रेडिट कॉल लेने के लिए, क्योंकि एक रॉन्ग क्रेडिट कॉल से एक ग्रीन बैलेंस शीट कभी भी रेड बैलेंस शीट में कन्वर्ट हो सकती है। ये हो गया आपका Analyst.ai का काम। चौथा है Leads.ai। अभी Leads.ai क्या करता है, जो भी हमारे फंड की इन्वेस्टिंग कंपनीज होता है उसको सपोर्ट करता है कैसे उनके बिजनेस को ग्रो करें। सपोज कीजिए अगर मैं एक बिस्किट मैन्युफैक्चर हूँ और मैं यूपी में एक रीजनल ब्रांड हूँ, अभी मैं एक रीजनल ब्रांड से नेशनल ब्रांड बनना चाहता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे डेटाबेस चाहिए उन टॉप सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो मेरे बिस्किट्स को डिफरेंट स्टेट्स में सेल कर सके। तो Leads.ai आपको डेटा दे देता है नेम के साथ में, ईमेल के साथ में, मोबाइल के साथ में, एड्रेस के साथ में, और प्रोडक्ट कैटेगरी जो वो सेल कर रहा है विद 80% एक्यूरेसी। उनकी जो सेल्स टीम है उस डेटा पे कॉलिंग करके, अपने मीटिंग फिक्स करके, प्रोडक्ट को सैंपल्स को प्रेजेंट करके अपने रेवेन्यूज को ग्रो कर सकती है। क्योंकि सिंपल सा गणित है, आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन और वैल्यूएशन ग्रो करनी है, वो किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट्स पे। प्रॉफिट्स किस पे डिपेंड करते हैं, रेवेन्यूज पे। अगर आपने रेवेन्यूज को ग्रो किया, आपका प्रॉफिट ग्रो कर जाएगा, प्रॉफिट ग्रो कर गया तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन या वैल्यूएशन ग्रो कर जाएगा। सो ये हो गया Leads.ai का फंक्शन। अब हम फंड पे चलते हैं। तो ये एक स्नैपशॉट है फंड का। तो ये एक सेबी अप्रूव्ड कैटेगरी 2 एआई फंड है, क्लोज एंडेड प्रोडक्ट है। फंड का जो टारगेट साइज है वो है 3,000 करोड़ विद रेशियो 1,000, यानी कि 4,000 करोड़ का फंड है। ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें जून से पैसा देना स्टार्ट किया था। ऑलरेडी हम लोग 1,500 करोड़ प्लस का कमिटमेंट हम लोग रेस कर चुके हैं। मैनेजमेंट तो इसमें मैनेजमेंट फीस और सेटअप फीस पे ऑपरेशन पे बाद में आएंगे। सो अभी मैं आपको फंड की बेसिक स्ट्रेटजी बताता हूँ। अब हम फंड में बात करेंगे। ये जो पूरा ग्राफ है ये आपको पूरा का पूरा फंड एक्सप्लेन कर देगा। जी भाई साहब। हम अब बात करेंगे कहाँ पे एंटर करते हैं, कहाँ कैसे हम एग्जिट करते हैं, और हाउ डू वी क्रिएट वेल्थ फॉर इन्वेस्टर्स। तो सबसे पहले तो ये मेजरली फंड क्या करता है, अगर मुझे आप लोगों को 30 सेकेंड्स में फंड एक्सप्लेन करना है, मेजरली इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज जिनका प्रेफरेबली 3 साल में आईपीओ है, यानी कि आप मेजरली अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, और उसके बाद उनका जब आईपीओ आएगा तो आप अपना एग्जिट ले रहे हो। ये एक एग्जिट ओरिएंटेड फंड है। प्रॉब्लम क्या होती है, अनलिस्टेड में लिस्टेड ज्यादा पैसा बनता है, बट ये हाफ स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट ये है कि अनलिस्टेड यू टेंड टू मेक मोर मनी देन लिस्टेड प्रोवाइडेड इफ योर फंड मैनेजर नोज हाउ टू मैनेज दैट एलिमेंट ऑफ एग्जिट। तो ये एग्जिट ओरिएंटेड फंड है। तो ऐसे जहाँ लिक्विडिटी टाइट है वहाँ पे एग्जिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर मैं आज स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करूँ और मैं 5x 6x 7x के रिटर्न पे बैठा हूँ तो वो रिटर्न सिर्फ पेपर पे है, वो मेरे बैंक अकाउंट में नहीं है। तो ये एक एग्जिट ओरिएंटेड फंड है। तो अब हम बात करेंगे कि हम कैसे एंटर करते हैं, कहाँ एग्जिट करते हैं। तो पहले एंट्री की बात करते हैं। तो हम प्रमोटर के जस्ट बाद एंटर करते हैं। मेजरली फंड का किस में फोकस है? मेजरली फोकस है टू इन्वेस्ट इन कोर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो एसेट बैक्ड, यानी कि लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, कुछ ना कुछ फिनिश आउटपुट निकल के आ रहा है, चाहे वो चिप्स बनाती हो, चाहे वो भुजिया बनाती हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में हो, कुछ भी हो। उसके अलावा आज भी तो कंपनी ने एक सर्वाइवल टेस्ट पास किया हुआ है, यानी कि 500, 600, 700 करोड़ प्लस का टॉप लाइन रेवेन्यू करनी है वो कंपनी। प्रमोटर के पास आज भी 85 से 90% स्टेक आज भी उसी के पास। ऐसी कंपनीज में हम प्रमोटर के जस्ट बाद एंटर करते हैं, यानी कि वी आर बिकमिंग फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आपको और दूसरा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर या दूसरे जो है आपको कोई इन्वेस्टर्स में मिलेगा नहीं। इसका अभी क्या रेलेवेंस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके अलावा प्रमोटर का सेकंड थर्ड जनरेशन ऑलरेडी बिजनेस में ज्वाइन कर चुका है, जो उस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है। उसके अलावा हमारा जो मेजरली जो फोकस है दैट इज टू इन्वेस्ट इन प्रॉफिटेबल पैट पॉजिटिव कंपनीज में। अगर आप प्री आईपीओ कैटेगरी के फंड्स में बात करो या फिर प्राइवेट इक्विटी के फंड्स में बात करो, नॉर्मली आपको फंड मैनेजर्स काफ़ी सारे मल्टीपल्स की बात करेंगे, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे, वो ईवी बाय एबिटा, रेवेन्यू मल्टीपल सब की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यू विल नॉट फाइंड मेजरली प्रॉफिटेबल कंपनीज। हमारे पास हम लोगों ने मेजरली सीरीज 1, 2, 3 में जितनी भी कंपनीज में इन्वेस्ट किया 93% आर पैट पॉजिटिव। सो दिस इज द वन थिंग। उसके अलावा फंड किस में इन्वेस्ट नहीं करेगा? हम किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। हम बेटिंग एंड गैम्बलिंग, एनिमल किलिंग, टबैको, गेमिंग, अल्कोहल, हम इनमें इन्वेस्ट नहीं करते। तो ये हो गया हमारा एंट्री फिल्टर। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझाऊं, तो जब भी हमारी आईसी कमेटी बैठती है तो इन पैरामीटर्स पे हम लोग ड्यू वेटेज देते हैं। फिर से मैंने आपको बताया कि एग्जिट ओरिएंटेड फंड है, यानी कि आईपीओ कन्विक्शन, मतलब कि उसे प्रेफरेबली 3 साल में आईपीओ में जाना है। वो मेरे को दिस इज अ पार्ट ऑफ द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर एग्रीमेंट क्लॉज। दूसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस, नो कॉम्प्लिकेशन। ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो सबके समझ में आते हैं। स्नैक्स सबको समझ में आता है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग सबको समझ में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सबको समझ में आता है, वैसे सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करो। रीजनल ब्रांड गोइंग टू अ नेशनल ब्रांड। जब आप किसी ब्रांड में, आप किसी कंपनी में घुस रहे हो, वो एक रीजनल ब्रांड है, और उसके बाद आप उसमें एंटर करते हो, उसमें वैल्यू एड ऑन करते हो। जब वो नेशनल ब्रांड बन जाता है तब आप एग्जिट करते हो। क्योंकि अगर आप नेशनल ब्रांड जो कोई कंपनी बन चुकी है उसमें आप एंटर कर रहे हो, यानी कि आप प्रीमियम पे एंटर कर रहे हो, आप डिस्काउंट पे एंटर नहीं कर रहे हो। सब्सटैंशियल प्रमोटर शेयर होल्डिंग, मैंने आपको बताया 85-90% स्टेक आज भी प्रमोटर के पास है। सो नॉर्मली आप जो कहोगे जितने भी सेकेंडरी मार्केट्स में शेयर्स जो अनलिस्टेड में ट्रेड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या है कि जो पैसा उनको जा रहा है दैट इज सेकेंडरी नेचर। वेयरएज हम लोग जो है क्योंकि अगर वो मैं खरीद सकता हूँ आज उन शेयर्स को, आप खरीद सकते हो। क्यों खरीद सकते हो? क्योंकि वो किसी ने बेचा है मार्केट में, बराबर है। यहाँ पे सब्सटैंशियल प्रमोटर शेयर होल्डिंग है। अगला है ग्रोथ कैपिटल सपोर्ट। तो हम लोग ने जो मेजर फंडिंग दी है सीरीज 1, 2 और 3 में, मेजरली हम लोगों ने प्राइमरी नेचर की कैपिटल दी, यानी कि सेकेंडरी नेचर की कैपिटल नहीं जा रही है। तो जो ग्रोन अप और एस्टैब्लिश कंपनीज है, अगर आप उनको प्राइमरी कैपिटल दो तो वो बिजनेस में लगती है, धंधा ग्रो करता है। वेरएज दूसरे केस में क्या होता है, इट्स जस्ट स्पेकुलेशन। ठीक है, पैसा रोटेट हो रहा है, इट्स जस्ट चेंजिंग हैंड्स। तो दैट्स द बिगेस्ट ब्यूटी व्हाई पीपल आर इन्वेस्टिंग इन अ फंड। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये है कि जो लिस्टेड पेयर्स हैं उनसे आप डिस्काउंट पे एंटर करते हैं। तो उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाता है कि कल को जाके मार्केट लिस्टेड स्पेस में किसी वजह से क्रैश भी करता है तो आपने डिस्काउंट पे एंटर किया हुआ है, तो आपके पास वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है। दूसरा और जो बाकी वाला जो पॉइंट है वो एक और वेल्थ क्रिएशन में जब हम बात करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। जो कंपनी
मैन्युफैक्चरिंग की है, 500-600 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, यानी कि 10, 12, 13, 20 साल तो लगे होंगे इस लेवल पे पहुंचने में। प्रमोटर्स ने अपने बिजनेस का अप्स एंड डाउन्स सब देख रखा है। चेकिंग द कैश बर्न, तो मेजरली हम लोग किसी भी कैश बर्निंग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। हमने पैट पॉजिटिव कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, बट कुछ केसेस में कंपनीज का पैट नेगेटिव भी हो सकता है। वो उसका कारण ये हो सकता है कि कंपनी ने एक ह्यूज कैपेक्स इनकर किया हो, या फिर जिससे कि उसका सिग्निफिकेंट ग्रोथ आने वाले 3 से 4 साल की बैलेंस शीट नंबर्स पे रिफ्लेक्ट करने वाला। तो ऐसी कंपनीज को मैं नहीं छोड़ दूंगा। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बिग बॉस ऑटो प्राइवेट लिमिटेड में सीरीज 2 में हमने इन्वेस्ट किया, तो ईवी स्पेस हम नहीं छोड़ना चाहते थे, 2 व्हीलर ईवी स्पेस, बट इंडस्ट्री देखो तो ओवरऑल इंडस्ट्री ही नेगेटिव है, तो इसलिए हम लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ मैं ये सब करूँगा, इन्हीं पैरामीटर्स को हम वेटेज देते हैं, बट एक्चुअली क्या ये हमने इम्प्लीमेंट किया है, जिसको बोलते हैं वॉक द टॉक। तो ये आपके सामने सीरीज 1 है और सीरीज 2 है। तो अगर आप देखोगे ग्रोथ कैपिटल सपोर्ट, यानी कि जो ग्रोथ कैपिटल है वो 100% रहा, 100% रहा। प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 85%, 100%, 100%। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर 100%, 100%। पैट पॉजिटिव 93%, 85%। एसेट बैक बिजनेसेस 100%, 96%। तो जो बोल के सर मार्केट से रेस किया फंड, वो हमने कहीं ना कहीं मेरे फंड मैनेजर्स ने ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट भी किया, इसलिए हमारे फंड को लोग पसंद भी कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हाउ डू वी एंटर। अब हम बात करते हैं हाउ डू वी एग्जिट। तो नीचे से क्रॉस हटाइए सब, नीचे मैं में हटा देता हूँ, माउस से हटेगा। अब हम बात करेंगे कि हाउ डू वी एग्जिट। तो ये मैं आपको बताया, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। सो ये है एग्जिट का। हम लोग, मैंने आपको बताया जो हमारा पहला रहता है कि कंपनी प्रेफरेबली 3 साल में अपना आईपीओ लेकर आएगी, जहाँ पे फंड एग्जिट करेगा वाया OFS, ऑफर फॉर सेल रूट के थ्रू हम एग्जिट करेंगे। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज एंटर करेंगे। अब हमने आईपीओ का दिन क्यों चुना? मेजरली हमने आईपीओ का दिन क्यों चुना? क्योंकि दैट इज द मोस्ट लिक्विड इवेंट किसी भी अनलिस्टेड कंपनी के लिए। उसमें उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि क्या मेरे पास आज की डेट में म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज का टाई अप है। हमने आसिफ सी मेहता को इसलिए एक्वायर किया क्योंकि वो मुझे रेडीमेड 70+ म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज का एक्सेस देती है। तो इसलिए हम लोगों ने किया। अब मैं एग्जिट करूंगा, यानी कि योर एग्जिट इज बिकमिंग द एंट्री पॉइंट फॉर द अदर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। मतलब कि जब आपने उनसे पहले एंटर किया है तो आपने डिस्काउंट पे एंटर किया, बराबर है। तो आप क्यों एग्जिट करना चाहते हो? मेजरली क्योंकि पोस्ट लिस्टिंग जो है सिनेरियो वो अनसर्टेनिटी की है। स्टॉक प्राइस में गो अप एंड डाउन ऑल्सो। और जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं दे आर लॉक्ड फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने के बाद वो क्या करेंगे किसी को नहीं पता। तो हम उस अनसर्टेनिटी को थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं। तो मेजरली जो हमारे फंड के जो एग्जिट होंगे दैट विल बी ऑन द डे ऑफ आईपीओ। हैविंग सेड दैट, कुछ केसेस में मैं आईपीओ से पहले भी निकल सकता हूं अगर मुझे एक अच्छा लेट स्टेज फंड को अपना स्टेक बेच के भी एग्जिट कर सकता हूं, या कुछ केसेस में मैं आईपीओ के बाद भी कंटिन्यू कर सकता हूं अगर मुझे लगता है कि मेरे इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है। ठीक है, तो मेजरली फंड जो है 85 to 90% कॉर्पस इन्वेस्ट करेगा अनलिस्टेड टू बी लिस्टेड यूनिवर्स में, और 15 से 20% कॉर्पस विल बी इनटू लिस्टेड स्पेस आल्सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द लिक्विडिटी ऑफ द फंड। ठीक है, तो अब ये तो हो गया एग्जिट का। मैंने आपको बताया ये एक एग्जिट ओरिएंटेड फंड है जिसकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्लियरली डिफाइंड है। अब हम बात करते हैं, अगर इसमें सेफ्टी की थोड़ी सी बात करते हैं। इसमें एक रिस्क फैक्टर ये जरूर है कि लेट सपोज प्रमोटर बोलता है, क्योंकि अल्टीमेटली आईपीओ में जाना हमारा ये प्रेफर्ड राइट है, हमारा ऑब्लिगेशन नहीं है। प्रमोटर को कहता है अल्टीमेटली आईपीओ में जाना है नहीं जाना है वो उसकी फैमिली डिसीजन है, उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्योंकि उनके पास 85-90% स्टेक है, कल को जाके मुझे वो ये कह सकते हैं कि भाई मुझे अभी आईपीओ में नहीं जाना। तो ऐसे केस में आपका एग्जिट का क्या होगा? इमीडिएटली शेयर होल्डर एग्रीमेंट क्लॉज का नेक्स्ट क्लॉज ट्रिगर होता है, जहाँ प्रमोटर को मेरा स्टेक में से बायबैक करना पड़ेगा एट अ फेयर वैल्यूएशन। अगर मान लीजिए मैं 2000 से 4000 करोड़ के वैल्यूएशन पे एंट्री करी, 3 साल के बाद 10,000 करोड़ का एग्जांपल के तौर पे वैल्यूएशन हो गया, प्रमोटर कहता है मुझे अभी आईपीओ में नहीं जाना। मैं सोचता हूँ कि भाई 4 साल बाद
IPO में जाऊँ तो विच इज फाइन, तो आप मेरा स्टेक में से बाय बैक कर दो। अदरवाइज प्रोवाइड मी एन एग्जिट IRR रेंजिंग फ्रॉम 12 to 24%। और ये हर कंपनी जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है, हर कंपनी के साथ में ये एग्रीमेंट का पार्ट है। अभी जितनी भी कंपनीज में हमने इन्वेस्ट किया है, सीरीज 1, 2, 3 में, 4 में तो अभी फंड रेजिंग चल रही है, उसमें हम लोगों ने टोटल जो है 18 से 24% के IRR में एग्जिट रेंज कर रहे हैं। मतलब कि IPO नहीं भी आएगा तो भी मैं उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए आपको एग्जिट तो दिलाई दूंगा। तो फंड क्या कर रहा है, वो 12 से 15 पोर्टफोलियो कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, 12 से 15। तो मैंने आपका रिस्क को डाइवर्सिफाई भी कर रखा है। इन एवरी पोर्टफोलियो कंपनी मैं मिनिमम 250 करोड़ और मैक्सिमम 400 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यानी कि 10% से ज़्यादा पोर्टफोलियो लेवल पे मैं एक्सपोजर नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जिट का। इसके अलावा आपने एसेट बैक्ड कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो जहाँ डेट इक्विटी रेशियो काफ़ी फेवरेबल होता है, तो हमारे पास वी हैव द राइट्स ओवर द एसेट्स। और एसेट से ज़्यादा हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो कोलैटरल जिसको बोलते हैं, वो है प्रमोटर की इक्विटी। क्योंकि जिस बंदे का 85% स्टेक उसके पास आज भी है, सेकेंड थर्ड जनरेशन भी बिजनेस में है, इसका मतलब क्या है, वो अपने बिजनेस से प्यार करता है, लव्स हिज बिजनेस। वो कभी नहीं अलाउ करेगा कोई कॉम्पिटिटर आके उसके बोर्ड में बैठ जाए। तो इसीलिए दे एग्री फॉर दीज एग्रीमेंट प्रोसेस। तो ये हो गया हाउ डू वी एग्जिट। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जिसके लिए सब इन्वेस्टर्स वेट कर रहे होंगे कि हाउ डू वी क्रिएट वेल्थ। भाई पैसा कैसे बनाओगे? तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन कंपनीज को सिर्फ मनी नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट जस्ट गिविंग देम मनी, मैं उनको सारा का सारा वन स्टॉप शॉप दे रहा हूँ, जिससे कि उनके वैल्यू एडिशन हो। अब हम क्या क्या सपोर्ट देते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी में सपोर्ट करते हैं, मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट असिस्टेंस में सपोर्ट करते हैं। हमारे पास 8000 से भी ज़्यादा का डायरेक्ट बिजनेस इन कॉन्टैक्ट है, जिसकी वजह से हम कोई भी सेक्टोरल एक्सपर्ट उनके बोर्ड में बैठा सकते हैं, जो उस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाए। तो ये सारा का सारा वन स्टॉप शॉप कर रहे हैं, प्लस उनको हमारे पास सोल राइट है लीड मैनेजर टू द इशू अपॉइंट करने का। तो जैसे कि आपको भी जो भी सर्विसेज आपको जो है वन स्टॉप शॉप मिलती हैं, तो आप उसी के पास जाओगे। तो इसलिए इस सब के बदले में वी आर एबल टू एंटर इनटू द कंपनीज एट अ डीप डिस्काउंट। एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज कीजिए मैंने किसी पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया जो कि अनलिस्टेड है। मैं क्या करूंगा, मैं लिस्टेड पेयर्स को देखूंगा। एग्जांपल के तौर पे एशियन पेंट्स हो गया या बर्जर पेंट्स हो गया, अगर वो एवरेजली 40 प्लस के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग का टारगेट रहता है कि हम 18 से 20 के पी मल्टीपल पे एंटर करें। इससे दो चीज़ें हुई, पहली मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि कल को जाके मार्केट किसी भी वजह से क्रैश होती है और 40 का पी मल्टीपल सपोज कीजिए 30 पे आता है या 25 पे आता है, मैंने कितने पे एंट्री मार रखी है, 18 से 20 पे, तो मेरे पास एक तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल हो गया, प्लस आपने हाफ द वैल्यूएशन पे डिस्काउंट पे आपने एंट्री किया, यानी कि आपने क्लोज टू 2x का अल्फा तो वहीं जनरेट कर दिया। अब जब मैं इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग देम टू द प्रोसेस इज नोन एज IPO, उस दौरान मैं उनके रेवेन्यूज को सिंपल सा कर रहा हूँ, रेवेन्यूज को डबल करने में उनको हेल्प कर रहा हूँ। जो हमने बिजनेस डेवलपमेंट में बात करी analyst.ai और leadgen.ai की, क्योंकि अगर रेवेन्यूज ग्रो करेंगे तो आपका पैट डबल करेगा। आपने 2x आपने एंट्री किया हुआ है, सो सिंपल वैल्यूएशन फॉर्मूला पैट मल्टीप्लाइड बाय p। अच्छा, जो कंपनीज होती है जिनके यहाँ बाई करते हैं, तो उनका कितना पोर्शन आप इक्विटी बाई करने पे ध्यान देते हैं? मेजरली सर 8 से लेकर 15% की इक्विटी। इसका मतलब आपको बोर्ड सीट मिलती होगी? बोर्ड सीट मिलती है, इसलिए वहाँ जाके आप बिजनेस में भी सेक्टोरल एक्सपर्ट एक्विजिशन करते हैं, बिल्कुल। टॉप लाइन बॉटम लाइन में आप देखिए इतने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जो 500 600 700 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, इनको बिजनेस करना आता है। हम बस जितने भी इंडिया की पी कंपनीज में इंडिया की बाहर वालों ने इम्पोर्ट किया, तो वो सब क्या करते हैं, जैसे एयरटेल में लिया उसने, जिसने भी जहाँ भी लिया, तो वो बोर्ड में बैठते हैं, तो वो राय भी देते हैं, क्योंकि उतना 10% बढ़ाना है तो कंपनी को ही फायदा होता है, तो ना को वो तो पूरे वर्ल्ड का बताएंगे एक्सपीरियंस, क्योंकि उनको अपना रिस्क देखना है कि मेरा 10% स्टेक लगा है, कल उनके डिसीजन से हमारा बोर्ड में बैठ के देखना है कंपनी ना नीचे जाए। क्या वो फेर कर रही है, पैसे लेने के लिए नहीं बैठी है। बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया। अब तो यानी कि जो नहीं, तो फिर जब वहाँ पे स्टेक बेचर को अपने राइट्स भी तो लेते होंगे कि जब हमको एग्जिट करना है तो सबसे पहले आपको हमें बताना होगा बिजनेस में। एग्जैक्टली।
तो हमारे से पहले हमारा प्रमोटर हमारे से पहले एग्जिट नहीं कर सकते। ये दिस इज Clause. क्लॉज। बहुत सारे तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो हमने बात की अब मैंने जो इसमें अब जो है हमारा टारगेट क्या है, एक्सपेक्टेड 4x का रिटर्न जनरेट करना फॉर ईच एंड एवरी इन्वेस्टमेंट। जो हमारा 3 साल का जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है, 2.5 से 3 साल का है नॉर्मली। इस 2.5 से 3 साल में हमारा एक्सपेक्टेड है टारगेट है 4x रिटर्न जनरेट करना फॉर ईच एंड एवरी इन्वेस्टिंग कंपनीज ऑफ फंड्स। तो अब ये हो गया हाउ डू वी क्रिएट। कितने साल में 3-4 गुना करना चाहते हैं? जैसे फंड का जो होराइजन है भारत वैल्यू फंड का, इसका है आपका 5.5 years फ्रॉम द फर्स्ट क्लोज। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, सपोज कीजिए मैंने आज अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर में मैंने पहला क्लोजर यानी कि पहला इन्वेस्टमेंट किया, तो उसके 5.5 यहाँ से 5.5 साल में फंड शुड आइडियली क्लोज डाउन। लेकिन इन्वेस्टर्स को पूरा का पूरा कैपिटल वापस करने के लिए 5.5 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपके एग्जिट्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं, अचानक जैसे कभी कोई दिक्कत आ जाती है तब फिर कैसे होगा? हाँ, तो वही मैंने आपको बताया ना, अगर दिक्कत आ जाएगी तो बायबैक का क्लॉज भी है। नहीं, जैसे आपने कहा था हम 5 साल का पैसा वापस कर देंगे। हाँ। कई बार पीएमएस में होता है कि हम टाइम पे कोई कोविड आ गया या बिल्कुल, रमजान आ बिल्कुल possible गया, है। तो लोग कहते हैं हम 6 महीने का और टाइम ले लेते हैं। हाँ, तो वो एक्सटेंशन हो सकता है, बट ये कि जो फंड का जो टोटल होराइजन है जो रहता है उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। ये क्लियर है, ये आपको उससे ज्यादा टाइम में आपको पैसा देना ही देना है। और हम लोग ज़्यादा जाना ही नहीं चाहते। हम 5.5 साल 6 साल पूरा कैपिटल देने में जाना ही नहीं चाहते। हम पूरा का पूरा फंड हमारा टारगेट है कि हम 5 साल में राइट ऑफ कर दें, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पहला एग्जिट देकर दिखाया है सीरीज 1 में, फास्टेस्ट एग्जिट देकर दिखाया है, जिसने कि 300% प्लस का ग्रॉस IRR एक कंपनी से इन्वेस्टर्स को मिला है। नहीं, वहाँ पे क्या अपना रिस्क चेक करते हैं या जो अपॉर्चुनिटी छूट गई आपके वो जल्दी रिडीम करने का कुछ वो भी चेक करते हैं? हाँ, मतलब देखिए अभी क्या था कि हमें 8x की अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, तो हम उसको लूज नहीं करना चाहते थे। हालांकि वो मतलब लेट स्टेज फंड को स्टेक बेच दिया 17 महीने में ही फ्रॉम द फर्स्ट क्लोजर, तो वो अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। और देखिए सिंपल, हम इसमें कुछ डिफिकल्ट चीज़ें नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ क्या कह रहे हैं कि प्रमोटर को कह रहे हैं कि आप धंधे पे ध्यान दो, आप अपने रेवेन्यूज को डबल करो, आप 500 करोड़ पे हो, 500 से 1000 पे जाओ, ठीक है। बस आप मेरे को मेरे कंप्लायंसेस दे दो, मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट लो। सो पैंटोमैथ ग्रुप हैज हेवीली इन्वेस्टेड इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्रेमवर्क, ठीक है। हम लोग हो सकता है किसी एआई कंपनी में इन्वेस्ट करें ना करें, लेकिन हम लोग ने जिन भी एआई कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जांपल एमनेक्स में हमने इन्वेस्ट किया है, 100 करोड़ से ऊपर का पैट है उसका, 100 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी कि ऐसी कंपनीज को तो सेबी भी बोल रही है, दे वांट यू टू गो फॉर आईपीओ। हमने प्रिज्मा ग्लोबल में इन्वेस्ट किया, 1 साल में उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ग्रोइंग बाय मोर देन 90%। तो ऐसी ग्रोन अप और ऐसी एस्टैब्लिश कंपनीज हम लोग लेकर आएंगे तो इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू एडिशन हो गई, इसलिए लोगों ने इस फंड को इतना पसंद किया। तो हमने ये सारी बात करी। अब मैं आपको जो है इसमें बताता हूँ कि इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट होगा। तो चूंकि ये AIF है, तो वैसे तो मिनिमम कमिटमेंट अमाउंट होता है 1 CR, बट हम लोगों का क्योंकि हमारा फंड साइज 4000 करोड़ है, तो हम लोग जो है हमने टिकट साइज फॉर नेक्स्ट 300 सीट्स, हमारे पास 300 सीट्स फुल हो चुकी हैं, नेक्स्ट 300 सीट्स के लिए हमने 2 करोड़ का मिनिमम कमिटमेंट कर रखा है। अब इसमें किसको इन्वेस्ट करना चाहिए वो तो राजीव सर ही हैं आपके एडवाइज़र, वही आपको बता सकते हैं। बट प्रॉब्ली अगर आज आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स 10 करोड़ के आसपास हैं, तो देन थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग 2 करोड़ रुपीज इन दिस पर्टिकुलर फंड। जो 1 करोड़ नहीं लेंगे इसमें आप? हम लोग ने पहले कर रखा था, क्योंकि फंड का स्ट्रक्चर ऐसा है, क्योंकि एज पर सेबी नॉर्म्स मतलब 1 करोड़ आप 2 करोड़ ही ले रहे हो इसमें? 2 करोड़ ले रहे हैं, पहले 1 करोड़ ले रहे थे अभी हम 2 करोड़ ले रहे हैं। तो 999 इन्वेस्टर्स ही आप ऑनबोर्ड कर सकते हो। हाँ, वो तो है। और फंड का स्ट्रक्चर हमें 4000 करोड़ तो हमें कम से कम करना ही है। तो अब मैं आपको हमारे जो है प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा दिखाना तो चाहूँगा। कोई दूसरा फंड भी ला रहे होंगे आप साथ साथ? हाँ, अभी हमारा एक और फंड चल रहा है, भारत भूमि फंड भी है हमारा, जो कि इसकी भी सीरीज 4 नहीं ला रहे हैं? ये सीरीज 4 तो ऑलरेडी चल रहा है। अच्छा। सीरीज 4 जब थोड़ा उसके बाद हो सकता है सीरीज 5 में अभी हमारा भारत भूमि फंड है, जो रियल एस्टेट स्पेस में इन्वेस्टमेंट्स करता है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता हूँ, तो पहला फंड हमने लॉन्च किया था अप्रैल 2022 में, फाइनल क्लोजर अक्टूबर 2023, यानी कि 500 करोड़ का कमिटमेंट हमने रेज किया, 18 महीने लगे। पहला फंड नया था, इसलिए 500 करोड़ रेज करने में 18 महीने लगे।
फायर क्लोज का मतलब ये कि आप नए इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर ऑफ कंपनीज में कितना इन्वेस्ट किया, 12 कंपनीज में हमने इन्वेस्ट किया। फंड कमिटेड पूरा जितना ड्रॉडाउन था पूरा का पूरा ड्रॉडाउन कर लिया इन्वेस्टर से। करंट स्टेटस क्या है, जो हमने एक कंपनी है कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल, सिल्वर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल से हम उससे एग्जिट कर गए 8.6 टाइम्स पे एट फंड लेवल विद इन 17 मंथ्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जिससे कि IRR कितना बना 300% प्लस। दूसरी कंपनी हमने इंटरनेट इंफ्रा स्पेस में इन्वेस्ट किया, फ्यूजन नेट, उसको सार टेलीवेंचर जो कि लिस्टेड कंपनी है उसने एक्वायर कर लिया स्टेक, जिसकी वजह से हमारा 1 साल के अंदर ही लिक्विडिटी पूरी की पूरी जनरेट हो। पावर इंफ्रा जिसका विक्रांत इंजीनियरिंग, जिसका 3 सितंबर को IPO लिस्ट हो रहा है, हम लोगों ने जनवरी 2024 में इन्वेस्ट किया था, सितंबर 2024 में DRHP फाइल किया सेबी को, जनवरी 2025 में DRHP अप्रूव। तो ये हमारी जो ग्रुप की जो कोर कॉम्पिटेंसी, देखिए भारत वैल्यू फंड क्या कर रहा है, जो भी पैंटोमैन ग्रुप के डिफरेंट वर्टिकल्स की कोर कॉम्पिटेंसी है उनको यूज करता है, राइट। तो ये चीज़ हो गया। तो इसकी भी लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, यानी कि अगर आप देखोगे फाइनल क्लोज हुआ अक्टूबर 2023 में, तो 3-3.5 साल में ये इन कंपनीज से 3 से 3.5 साल में ये उस पोर्टफोलियो का कितना पोर्शन थे ये सब वो मैं आपको भी एक फैक्ट शीट दिखाऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं हमने क्या परफॉर्मेंस डिलीवर किया। फंड ने मल्टीप्लाई MOIC दैट इज मल्टीप्लाई इन्वेस्टेड कैपिटल डिलीवर किया, दैट इज 2.6x, यानी कि 17 मंथ्स फ्रॉम द फाइनल क्लोजर एंड 11 मंथ्स फ्रॉम द फाइनल ड्रॉडाउन। ये है एज ऑन 31 मार्च 2025, क्योंकि एज पर सेबी नॉर्म्स, एज पर सेबी PPM मेरा 6 मंथ्स का वैल्यूएशन की फ्रीक्वेंसी है, और दिस इज डन बाय सेबी रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। सीरीज 2 की बात करते हैं, तो पहला फंड तो 500 करोड़ रेज करने में हमें 18 मई लगे। पहला फंड लॉन्च हुआ था, स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2024 में। पहला क्लोजर यानी कि पहला इन्वेस्टमेंट हमने कब किया, जुलाई 2024 में। किस कंपनी में किया, हमने मरुधर रॉक्स में किया, जो प्रीमियम इंजीनियर क्वाड सर्विसेज मैन्युफैक्चर। फाइनल क्लोज हो गया जून 2025 में, यानी कि 2000 करोड़ का जितना फंड साइज था पूरा का पूरा 2000 करोड़ हमने रेस किया, और लोगों ने इसमें टॉपअप भी किया। 11 कंपनीज में फंड इन्वेस्ट कर चुका है, जिसमें से फंड कमिटेड इज 80%। तो जो क्वाड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन्वेस्टमेंट करने से 10 महीने के अंदर ही उसका DRHP प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया। अभी इसकी परफॉर्मेंस आई है, पैट का जो ग्रोथ है वो 30% प्लस है, 30% प्लस का पैट ग्रोथ है। जहाँ पे प्री IPO कैटेगरी के फंड्स में लोग बात करते हैं एग्जिट्स को और डिले करने की, हमारे फंड मैनेजर्स आर टेकिंग द कॉल कि हमने जुलाई 2024 में इन्वेस्ट किया था, प्रेफरेबली मेरे को जुलाई 2027 में एग्जिट करना चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में ही इस कंपनी से इसका IPO लें, राइट। विजुअल AI IPO लाने का काम भी आप ही करते हो इन सबका? हाँ, या कोई दूसरी कंपनी करती है? या तो हम करते हैं, या तो हम कोई भी, या तो हम करते हैं, या तो हम कोई भी सोल लीड, पानी के लिए बोल दो बाद में, या तो हम करते हैं, या तो हम कोई भी सोल लीड मैनेजर टू द इशू अपॉइंट कर सकते हैं। बॉटल दीजिए, बॉटल दे दीजिए। अभी दूसरी जो कंपनी है विजुअल AI, भाई साहब नमस्कार, बैठिए। ये दूसरी कंपनी में जो इन्वेस्ट किया विजुअल AI में इन्वेस्ट किया, जो इसका नाम है प्रिज्मा ग्लोब। अगर आप दुबई एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको उनके जो कैमरेज हैं उसमें इनकी टेक्नोलॉजी आपको डिप्लॉयड मिल जाएगी। तो जब हम एसेट बैक बोलते हैं तो यानी कि दैट पर्टिकुलर कंपनी हैज़ ऑलरेडी IP बैक्ड है, प्लस 90 करोड़ का जब हमने इन्वेस्ट किया था 90 करोड़ का पैट इसका, राइट। और ये कंपनी 90% एक साल में ही 90% के पैट से ग्रो, 90% इसका पैट ग्रो किया। उसके अलावा हमने हल्दीराम्स भुजावाला की प्रभुजी फूड्स में भी इन्वेस्ट किया है। तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स हमने की है। 90% इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो एसेट बैक और पैट पॉजिटिव कंपनीज में हैं, सब्सटैंशियल प्रमोटर शेयर होल्डिंग है। तो अब फंड की मल्टीप्लायर की बात करते हैं। सीरीज 2 में हमने 1.3 का मल्टीप्लायर जनरेट किया है एज ऑन 31 मार्च 2025, जबकि आप लोग भी जानते हो मार्च में मार्केट नीचे था। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ जो मैंने आपको बताया, डीप डिस्काउंट में कंपनीज को बाय करने का, जो लिस्टेड और अनलिस्टेड के बीच में हमने 30% का मार्जिन क्रिएट करके रखा। सो दैट इज व्हाई पीपल आर लाइकिंग आवर फंड, इसलिए उन्होंने टॉप अप भी किया।
1.3 टाइम्स का मतलब 30% का ग्रोथ दिया 8 महीने में। हाँ, और क्लोजिंग डेट और आप देखो ये डाउन मार्केट में दिया क्लोजिंग डेट हम तो मार्केट लोएस्ट पे थी। और 73,000 अब जो है, अब जो 74,000 सितंबर में जो से फैक्ट शीट जाएगी तो आप देखोगे 1.3 से काफी ऊपर ही होगा, राइट? सो दिस इज हाउ वी इंटेंड टू क्रिएट वेल्थ। तो जब ये लिस्टेड नहीं है तो आप इसकी वैल्यूएशन कैसे निकालते हो टाइम? तो है ना सेबी अप्रूव्ड लिस्टेड लिस्टर्स वो हैं। बिल्कुल, डेलॉयट हमारा ऑडिटर, डेलॉयट इज द ऑडिटर डेलॉयट इंडिया की डेलॉयट देखते हैं ना कैश आ रहा है, तमाम पैरामीटर से लेके वैल्यूएशन निकाली जाती और है। म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा रेगुलेटेड प्रोडक्ट है आज की डेट में, ठीक है? तो ये हो गया सीरीज 3। फिर हमने जनवरी 2025 में हमने पहला क्लोजर यानी पहला इन्वेस्टमेंट हमने किया वेरा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि लार्जेस्ट नोएडा बेस्ड कंपनी है, लार्जेस्ट ओडीएम मैन्युफैक्चरर है। इसका 60% से पैट का ग्रोथ हो रहा है। तो अगर आपका सिंपल सा गणित ये है कि अगर आपका पैट 60% ग्रो कर रहा है तो योर वैल्यूएशन हैज टू ग्रो अप बाय मोर देन व्हाट योर पैट इज, ठीक है? तो दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड द वेल्थ फॉर द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का पैसा कब वापस करेंगे? हाँ, तो ये क्लोज एंडेड प्रोडक्ट है। इसमें हमारा, जैसे मैं आपको बताया कि प्रेफरेबली 3 साल में आईपीओ आना चाहिए। तो फंड का जो होराइजन जो भी हो, हमारा टारगेट ये है कि भाई उसको पूरा कैपिटल लेने आने तक उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। हम उसको 4 साल के लगभग 3.5 से 4 साल में उसका पूरा, क्योंकि जब एग्जिट होगा तो एग्जिट में हम लोग री इन्वेस्ट मेजरली नहीं करते हैं, हम प्रिंसिपल प्लस गेन के साथ वापस कर देते हैं। तो जो वापस आएगा वो 3.5 से 4 साल में पूरा प्रिंसिपल वापस आ जाएगा, और 5 साल में हमारा टारगेट है पूरे फंड को राइट ऑफ करना। मतलब केवल प्रिंसिपल दे देंगे, गेन को रखे रहेंगे। नहीं, प्रिंसिपल गेन के साथ उस कंपनी से जो एग्जिट कर गया ना सर, एग्जिट कर गए प्रिंसिपल और नहीं, इन्वेस्टर लेवल पे बताइए, व्हेन कैन इन्वेस्टर एग्जिट? मैं इन्वेस्टर लेवल पे, इन्वेस्टर एग्जिट ये क्लोज एंडेड प्रोडक्ट है। जब फंड एग्जिट देगा तभी एग्जिट तब कर when? सकते हैं। जैसे वही आपको बताया ना, जैसे 2.5 से 3 साल में आईपीओ जब नहीं, जैसे एग्जिट जो है हमारा पहला है कि आईपीओ में कंपनी को जाना है, जिसमें पहला एग्जिट हो गया। तो मेरे इन्वेस्टमेंट के आप समझिए ना, आप इन्वेस्टर की बात करिए। हाँ, मैं इन्वेस्टर की बात इन्वेस्टर ने लगाया तो आप कंपनी से एग्जिट करना वो छोड़ दीजिए, वो तो कंपनी लेवल पे बैंक अकाउंट में चला जाएगा ना सर। जो पहला जो सिल्वर से एग्जिट दिया इन्वेस्टर को, वो बैंक अकाउंट में चला गया इन्वेस्टर्स के रिटर्न के साथ। तो नहीं, हम पूरी जब- स्कीम राइट ऑफ कब करेंगे? 5 साल में हमारा टारगेट है फंड को राइट ऑफ करने। नहीं, डीआरएसपी में क्या फाइल करते हो? कितने साल के लिए लॉक इन रहेगा? इन्वेस्टर कब एग्जिट कर सकता है? इन्वेस्टर देखिए, इन्वेस्टर को जब फंड एग्जिट देगा तभी एग्जिट मतलब इन्वेस्टर का एग्जिट अपने कॉल मन है से, नहीं, अपने ये मन से। क्लोज एंडेड प्रोडक्ट। एग्जिट कॉल आप डिसाइड करोगे। हाँ, और किस फंड किस कंपनी से निकल रहे हो तो उसका पैसा आप प्रिंसिपल प्लस ग्रोथ के साथ वापस कर दो। हाँ जी, हाँ। टैक्सेशन क्या रहेगी? टैक्सेशन बता देता हूँ। टैक्सेशन में सिंपल सा रूल ये है कि यहाँ पे सिनेरियोज हो सकते हैं अनलिस्टेड टू बी लिस्टेड एग्जिट। तो उसमें क्या है कि अगर आपने 24 महीने के बाद एग्जिट दिया तो एज पर करंट टैक्स लॉस इट इज 12.5%, सारा 12% का टैक्स स्लैब है। अगर आपने 24 महीने से अंदर एग्जिट किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑफ 20% इज एप्लीकेबल। अगर आपने अनलिस्टेड टू अनलिस्टेड एग्जिट दिया, ठीक है, 24 महीने के बाद, तो भी 12.5% है। अगर अनलिस्टेड टू अनलिस्टेड एग्जिट दिया विद इन 24 मंथ्स तो इट इज एज पर इनकम टैक्स जो करंट जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से। अब हम बात करते हैं फंड के चार्जेस की। नहीं, अभी इसमें एक चीज है, ये तो सक्सेस स्टोरीज है, फेल्योर्स क्या क्या होते हैं? फेलियर एक हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया था, इन्वेंटिस रिसर्च, इन्वेंटिस में किया था, जो कि स्पेशलिटी केमिकल्स में है। तो कहीं ना कहीं जो केमिकल जो साइकिल के हिसाब से जो ग्रोथ होनी थी वो नहीं हुई। बट सर वो एक बार वो इम्पैक्ट लेटर खोलेंगे सीरीज 1 या 2 का? खोलते हैं। हाँ, इम्पैक्ट लेटर आया उसमें इम्पैक्ट लेटर जो आपने डाउनलोड किया था। हाँ, ये हटा दीजिए, हो गया इसमें। आज डरवा दो। रिसेंट्स में जाकर देखो जो डाउनलोड ये एक फंड एक ना सर वो था IOF करके, IOF इम्पैक्ट लेटर करके डाउनलोड किया। डाउनलोड्स पे देखिए सर, डाउनलोड्स आपको फिर से ये है ना सारा? इतने पे IOF इम्पैक्ट लेटर करके एक होगा, जो मैं भेजा आपको व्हाट्सएप पे, भेज देता ये नहीं है हूँ। सर्च करिए, एक बार IOF टाइप कीजिएगा। I IIOF। मैं वीडियो बंद कर देता हूँ ना, अपलोड हाँ, नहीं हो पाएगा। वीडियो भी बंद